नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम अजय। आज मैं आप लोगों के लिए हम लोगों की जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट तीसरा है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरे पार्ट का क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, त्रिरथ की अवधारणा किससे संबंधित है, अर्थात किस धर्म से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरथ क्या क्या होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। ठीक है, वैसे बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न होते हैं, लेकिन जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं उनकी अवधारणा सबसे मान्य है। बौद्ध धर्म में जो 3 रत्न हैं अर्थात त्रिरत्न हैं उन्हें बुद्ध, धम्म और संघ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र दंत कथाएँ इनके द्वारा रचित मानी जाती हैं। और जो पंचतंत्र दंत कथाएँ हैं ये भारत की सबसे ज़्यादा अनुवादित पुस्तक मानी जाती हैं। ये लगभग भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में लगभग 40 भाषाओं में अनुवादित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण 1680 से 1681 के बीच में कराया गया था। यह दुनिया का दूसरा तथा एशिया में पहला मठ है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में है। ठीक है, धमेक स्तूप, इसका निर्माण की जो नींव है अशोक ने रखी थी तथा इसका जो पूर्ण हुआ था इस स्तूप का वो हुआ था गुप्त काल में, ये पूर्ण हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन समय में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था और यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में स्थित था। ठीक है, और जो कौशल की राजधानी हुआ करती थी उस समय वो अयोध्या हुआ करती थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो आपको बताना है जो भारत के नागरिकों एवं विदेशियों के लिए छूट देता है अधिकार का वो कौन सा है। ठीक है, तो जो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता जो होती है वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत है। ये भारतीयों तथा विदेशियों के लिए ये छूट होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देश की रक्षा का अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं आते हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको जीवन जीने की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये होगा हमारा सही
ऑप्शन सी जो इसका हो जाएगा सही जवाब। कौन सा है? अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, ये आर्टिकल हमारे 29 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नील द्वीप है ये लक्षद्वीप से संबंधित द्वीप नहीं है, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है, जो कि अंडमान के दक्षिण अंडमान में पड़ता है। ठीक है, वह जैसा कि आपको पता ही होगा कि लक्षद्वीप में हमारे 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में हमारे 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीपों पर मानव बस्तियां हैं और 26 द्वीपों पर हमारे मानव बस्तियां नहीं हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है लक्षद्वीप का क्षेत्रफल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और यह पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उससे 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और इसमें आखिरी बार 1787 में, कितने में? 1787 में आखिरी बार इसमें विस्फोट हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। कितनी है? 70 किलोमीटर है। ठीक है, और यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किसमें है? हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की थली सीमा किसके किसके साथ लगती है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश की जो थली सीमा है वो भारत और म्यांमार देश दोनों से लगती है। ठीक है, भारत के साथ बांग्लादेश की जो थली सीमा है उसकी लंबाई लगभग 4096.7 किलोमीटर। कितना है? 4096.7 किलोमीटर है, और यह भारत के लगभग मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल राज्यों से इसकी थली सीमा लगती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 64 से 137 किलोमीटर है। कहीं कहीं 64 किलोमीटर है, कहीं कहीं 137 किलोमीटर है, इसी के बीच में इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के ऊपर रखा गया है। ठीक है, किसके ऊपर? रॉबर्ट पाक। ठीक है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी की भूमिगत ग्लेशियरों की खोज हुई थी? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर 2015 में नासा ने यह खोजा था कि वहाँ की भूमिगत ग्लेशियर है, वहाँ के जो भूमि है उसके नीचे बर्फ़ के ग्लेशियर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इसमें से चुनिए कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो इसको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सूर्य जो है ये भिन्न है, क्योंकि जो शुक्र, मंगल और शनि है ये सब ग्रह होते हैं। ठीक है, और जबकि जो सूर्य है हमारा ग्रह नहीं है, ये हमारा एक प्रकार का तारा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गैलीलियो ने, क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने। आपको बताना है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम हर्सले ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। ठीक है, 1781 में खोजा था। किसने? सर विलियम हर्सले ने यूरेनस ग्रह को। ठीक है, यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ बैंड हैं, आपको बताना है। तो आप लोग नारंगी से मंगल ग्रह मत समझ लीजिएगा। ठीक है, उस पर धारियों की बात कर रहा है, और जो मंगल ग्रह है वो पूरा लाल रंग का है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह जो है
इस पे नारंगी रंग की धारियाँ हैं और सफ़ेद रंग की भी धारियाँ हैं, ठीक है। और ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस है, ठीक है। आपको ये बताना है कि शनि के जो वायुमंडल हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि के जो वायुमंडल है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है और इसकी मात्रा लगभग कितनी है, 96.3% वहाँ पे हाइड्रोजन है और 3.25% लगभग हीलियम है, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, शुक्र ग्रह पे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, तो शुक्र ग्रह पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी भी कहते हैं, चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, ठीक है। आईसी सर्किट बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उपधातु होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक यंत्र होता है, कौन सा एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है, ठीक है, डीमॉड्यूलेट करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडम होता है, ठीक है। मॉडम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कितनी बिट्स 1 बाइट्स के बराबर होती हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 बिट्स बराबर हमारे 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है, पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो योटाबाइट होता है कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण जिसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग उनको पढ़िए, हम आपको सही ऑप्शन बताते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही नहीं है, मतलब इसे नहीं पूछा था ना, तो नहीं, इसका जो होगा, जो ऑक्सीकरण होता है वो हमारे वनस्पति तेल एवं का हाइड्रोजनीकरण का ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। जो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। और बी वाला क्या कह रहा है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ये भी सही है। और पहला क्या कह रहा है, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि मतलब वृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या कहते हैं करना होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना होता है, हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। पहला आप लोग पढ़ लीजिए, या तत्वों के नामों के लिए अंशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेत होते हैं, ये तो सही है। अगला क्या कह रहा है, यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों के होते हैं, ये भी सही है। अगला क्या, डी फल पढ़ लेते हैं, क्लोरीन के रासायनिक प्रतीक Cl होता है, ये भी सही है। तो हमारा जो इसमें सही नहीं होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इसमें, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जी ऐसा नहीं है, ये जे बर्जीलियस द्वारा 1779 से 1884 के बीच में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, जे बर्जीलियस द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई जो कंपाउंड हमारे तत्व होते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उसका ऑक्सीकरण अर्थात अपचयन होता है। जैसे हमारा जिंक है यहाँ पे, ठीक है, जिंक है Zn होता है, जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये हमारा क्या होगा, Zn+2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी का घनत्व तो क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी का घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर पहले हमारा क्या होता है, रो इक्वल टू होता है, घनत्व रो इक्वल टू होता है m/v अर्थात मास अपान वॉल्यूम
और जो पानी का मास होता है वो 1000 किलो, मास को हम लोग किलो में नापते हैं, ठीक है। और बटे घन क्यूब मतलब मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है हमारा मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो 1000 किलो मीटर क्यूब जो होता है पानी का घनत्व होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, आपको बताना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धातु नहीं पूछा है, अधातु के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो जो अधातु होती है वो हमारी कमरे के तापमान पर, ब्रोमीन जो होती है ये द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। यही अगर आपसे धातु पूछता है तो आप क्या देते हैं, पारा जो होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, और ये हमारी एक धातु है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आमतौर पर वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है। क्या है? यह एक आनुवंशिक प्रकृति की बीमारी होती है। इसमें जो रोगी होता है वो हरे और लाल रंग में अंतर नहीं डिफाइन कर पाता है, ठीक है। इसे कभी कभी हरा और लाल अंधापन रोग भी कहा जाता है। और जो इसका वाहक होते हैं खासकर स्त्रियां होती हैं, ठीक है। कौन होता है इसका वाहक? स्त्रियां होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपको बताना है विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। इसे डार्विन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। डार्विनवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन व श्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन व श्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। और जो कोशिका होती है ये शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। कौन सी होती है? संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव की जो आबादी है उसकी आनुवंशिक गुण के सुधार लाकर इसमें उत्थान किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम जो है ऑप्शन सी, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यवस्था से है मानव विकास सूचकांक पर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट देशों की तुलना इसके आधार पर नहीं करती है। किसके आधार पर नहीं करती है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक की तुलना किस आधार पर नहीं की जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? निगमित प्रशासन के आधार पर मानव विकास सूचकांक की तुलना नहीं की जाती है, जबकि इसके अंतर्गत जीवन स्तर, ज्ञान एवं लंबे और स्वस्थ जीवन के आधार पर मानव विकास सूचकांक की तुलना की जाती है, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट है यूएनडीपी तैयार करता है। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। 4 नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नील्स हेनरिक डेविड बोर। ये आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋण के लिए समर्थक संपार्श्विक प्रतिभूति है, क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उधारकर्ता की परिसंपत्ति जो होती है ऋण के लिए समर्थक पार्श्विक प्रतिभूत होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है जस्टिस एपी शाह समिति ओएनजीसी और किसके बीच केजी बेसिन में तेल और गैस खंडों
से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए गठित की गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि जस्टिस AP शाह समिति ONGC के साथ और किस संपत्ति के बीच कंपनी के बीच ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसके लिए, और जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, इसके तेल गैस भंडारों से संबंधित जस्टिस AP शाह समिति का बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 जो 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल थे और यह अंतरिक्षयान चांद की सतह पर उतरा था। ठीक है, इनके साथ 2 व्यक्ति और गए थे जिनका नाम माइकल कोलिंस एवं एडविन बुज एंड्रिल था। क्या था? एडविन बुज एंड्रिल था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनिस टीटो जो थे 2001 में इन्होंने $20 मिलियन खर्च करके 8 दिन अंतरिक्ष में गुजारने वाले पहले यात्री थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय है। इसका काम विश्व भर में रासायनिक हथियारों का विरोध करना तथा उसका उत्पादन कम करना या बंद करने का काम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फाउंटेन ऑफ वेल्थ। ये सिंगापुर में स्थापित है। इसे 1998 कब में 1998 में गिनीज वर्ल्ड बुक द्वारा विश्व का सबसे लंबा फव्वारे का रिकॉर्ड भी दर्ज है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलियास हो को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बगल में लगी बेल आइकन को उसे प्रेस कर लें तथा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।